हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। अब देखिए, कोई भी पर्सन कोई भी एक्टिविटी करता है तो एज दो मोटो को लेकर करता है। एज उसके ना दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पर्टिकुलर पहला तो ऑब्जेक्टिव उसका प्रॉफिट कमाना होता है, और कोई कोई ऐसी एक्टिविटी की जाती है जो एज करने के बाद में उसे प्लेजर एज खुशी मिलती है। जैसे देखा जाए, आप जैसे देखते हो कोई पर्सन कोई गुरुद्वारे में दान करता है या कोई हॉस्पिटल्स में डोनेशन प्रोवाइड करता है, तो एज उसका वहाँ ये मोटिव नहीं होता कि वहाँ से प्रॉफिट कमाना, लेकिन जो वहाँ पर डोनेशन वो दे रहा है एज उससे क्या होता है, उसको एज ओन प्लेजर मिलती है। ऐसे लाइफ में आप बहुत ऐसे एक्टिविटी करते हो, जैसे किसी गरीब को आपने खाना खिला दिया या किसी गरीब को आप कुछ पैसे वगैरह दान करते हो, तो उस समय आप ऐसे सोचते हो क्या कि मुझे इससे प्रॉफिट मिलेगा। एज दान किए गए पैसे से कभी प्रॉफिट नहीं मिलता। तो उसी तरीके से अभी जो अकाउंटिंग हम देखने वाले हैं वो देखने वाले ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती। जैसे आप अपने बुक्स में भी इसकी डेफिनेशन देखोगे तो आपको यही मिलेगा, द ऑर्गेनाइजेशन विच डज नॉट वर्क फॉर प्रॉफिट मोटिव। जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मोटिव के लिए काम नहीं करती उसे हम क्या बोलते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस या फिर कंसर्न। अब देखो, जितना अकाउंटिंग कमर्शियल पर्पज के लिए इंपॉर्टेंट है, इक्वली अकाउंटिंग एज ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी रहता है कि जो एज ए सर्विस प्रोवाइड करने के लिए काम करती है। जैसे देखा जाए, देखो बिजनेसमैन हर साल अकाउंट्स बनाता है, ठीक है, बैलेंस शीट बनाता है। तो अकाउंट्स वो क्यों क्रिएट करते हैं कि उसे पता चले कि उसके बिजनेस की पोजीशन क्या है। उसने अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए तो क्या होगा, उसे बिजनेस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं होगी। एज वो कितना खर्चा कर रहे हैं, उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, अगर उसे यही पता नहीं चलेगा तो एज वो अपना बिजनेस ज़्यादा दिनों तक चला नहीं पाएगा। क्योंकि क्या होगा, क्योंकि अगर अकाउंटिंग करता है तो उसे हर साल का अपना बिजनेस वो कंपेयर कर सकता है कि गए साल में मेरा टर्नओवर कितना था, इस साल में कितना है। एज आगे के लिए प्लानिंग करेगा तो एज अकाउंटिंग इन पर्पस के लिए की जाती है। तो वैसे ही जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये भले ही यहाँ पर कुछ माल सेल नहीं करती, एज अ सर्विस प्रोवाइड करती है, लेकिन एज अ कोई भी पर्सन देखो अगर खर्चा करेगा तो कैसे करेगा कि अपने रिसोर्सेस को देखकर। अगर आप देखो, आपकी बहुत अच्छी इच्छा है, आप कोई एज अ अनाथ आश्रम चलाते हो या कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल चलाते हो, और उसमें अगर आपने अपने अवेलेबल रिसोर्सेज देखे ही नहीं और आप खर्चा करते गए, तो इसमें क्या होगा, एक बार के लिए तो ठीक है आप अच्छे से खर्चा कर लोगे, लेकिन वो जो प्रॉब्लम होगी वो आपके बिजनेस के लिए हमेशा के लिए हो जाएगी। आगे चल के ऐसा भी हो सकता है कि आपका बिजनेस बंद हो जाए। तो एज देखो, इसके लिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि एज जितना अकाउंटिंग कमर्शियल पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही एज इन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी होता है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। अब देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे इसकी टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज क्या होती है। देखो, टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। अब देखो कोई भी पर्सन के कोई भी एक्टिविटी करता है तो उसके दो क्या बोलेंगे हम, एज दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक सबसे पहले कौन सा होता है, प्रॉफिट मोटिव, जैसे कोई बिजनेस वगैरह चलाता है, कोई बिजनेसमैन हो। और एक रहता है सोशल मोटिव। अब देखो इसमें क्या होगा, सबसे पहले देखो अकाउंटिंग आप इसमें भी करते हो, अकाउंटिंग आप इसमें भी करते हो, एज अकाउंट्स आपको इसमें मेंटेन करना है, अकाउंट्स इसमें मेंटेन करना है। इसमें हम क्या लेंगे, हमारे नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को। और एज अ प्रॉफिट मोटिव में आप कोई भी जनरल बिजनेस करते हो, ठीक है, तो एज इसमें ये आ जाएगा। अब देखो बेटा, अब जब आप फाइनल अकाउंट करते हो, जैसे आपने लास्ट ईयर भी किया, इस साल आपने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट किया, तो उसमें आप सबसे पहले क्या करते थे, यहाँ पर ट्रायल बैलेंस बनाते थे, ठीक है। ट्रायल बैलेंस तो यहाँ भी बनेगा, तो ट्रायल बैलेंस से पता चलेगा ना कि हमने कितने सारे खर्चे किए, कितने हमारे इनकम से, हमारे पास असेट क्या है, हमारी लायबिलिटीज क्या है। एंड देखो इसमें आगे क्या करते थे आप, यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, प्लस यहाँ पर क्या बनता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कोई इसको सेपरेट बनाता है, कंबाइन बनाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट यहाँ पे क्या बनती है, यहाँ पे बैलेंस शीट। अब देखो इसमें आप क्या करते हो, ध्यान देना, इसमें आप ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाते हो,
ध्यान दो, इसमें आप ट्रेडिंग और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते हो, लेकिन इसका एज इट इज आपको यहाँ पे मिलता है क्या, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब देखो जनरली आपको प्रॉब्लम में देखो, अब जब आप एज अ कमर्शियल अकाउंटिंग करते हो तो आपको वहां पर ट्रायल बैलेंस दिया रहता है। आप ट्रायल बैलेंस यहाँ पे क्या करते हो, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और लास्ट में बैलेंस शीट बनाते हो। एज जब आप नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स के लिए फाइनल अकाउंट क्रिएट करोगे तो इसमें आपको जनरली रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दिया रहता है। ये आपको क्या दिखाते हैं, देखो बिजनेसमैन यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है, क्यों बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट ये इसलिए बनाया जाता है कि आप बिजनेस में जितना भी खर्चा एज अ प्रोडक्शन पर्पस के लिए करते हो, जैसे आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, ठीक है, वेजेस प्रोवाइड की, अब जो भी एज अ पावर फ्यूल आपको मोटिव पावर वगैरह जो भी लगा, आप किसमें डालते हैं, ये टर्म्स किसमें आती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो अच्छा, तो यहाँ पे तो ऐसा कोई एज अ यहाँ पे आप कहाँ डालते हो, ये ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हो। तो ऐसा यहाँ तो ट्रेडिंग अकाउंट बनता नहीं, क्यों नहीं बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन तो होगा ही नहीं ना, यहाँ पे सिर्फ आप क्या करोगे, सर्विस प्रोवाइड करोगे। लेकिन देखो ये रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट आपको दिखाएगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशंस में ये पैसा कहाँ कहाँ से आया है, क्योंकि ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो किसके बेस पर चलती है, कोई इसमें डोनेशन देता है, कोई लेगेसीज प्रोवाइड करता है, कोई सब्सक्रिप्शन देता है जिसे हम चंदा बोलते हैं, एज वो टर्म वो सब यहाँ पे रिसिप्ट होती है। एंड जनरली इसमें जो आप खर्चे करते हो तो वो किसमें आएगा, पेमेंट में आएगा। अब देखो यहाँ भले ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता है, लेकिन इसका एज इट इज नीचे एक बनेगा, कौन सा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और लास्ट आप यहाँ पे बनाते हो बैलेंस शीट। देखो सिमिलर है, बैलेंस शीट यहाँ पे भी बनती है, यहाँ पे भी बनती है, एज देखो है सब सेम। ये आपका यहाँ पे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाया, तो इसका एज इट इज एक अकाउंट आपने बना दिया कि आपके इनकम कौन से, आपके एक्सपेंडिचर कौन से हुए। तो एज है तो सिमिलर, लेकिन हमारा जो बिजनेस करने का तरीका है वो अलग है। यहाँ आप प्रॉफिट के लिए करते थे, एज ज़्यादा से ज़्यादा आपको पैसा मिले, और यहाँ आप किसके लिए करते हो, एज किसी को सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया। अब जनरली इसमें हमें ऐसी टर्म्स देखनी है जो एज इन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूनिक है। अब यूनिक कभी भी इनकम के नेचर से होगा, ऐसे इनकम जो सिर्फ इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस को मिलते हैं, वो एज किसी बिजनेसमैन को नहीं मिलते। बाकी एक्सपेंडिचर जो है वो तो सबके लिए कॉमन है, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरते हो, या इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, टेलीफोन बिल हो गया, या रिपेयर्स वगैरह आपने किया, तो एज एक्सपेंडिचर सबके लिए कॉमन होते हैं, चाहे ये ऐसी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन हो, एज ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो। लेकिन इनकम जो है वो कुछ इसमें यूनिक होते हैं। अब देखो हमें वो देखना है यहाँ पर। नेक्स्ट इसके बाद में देखो सबसे पहली बात, यहाँ पे आपको मिलती है सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे मिलती है आपको सब्सक्रिप्शन। अब देखो सब्सक्रिप्शन मतलब चंदा, एज अ वर्गनी, जो लोग गणपति के टाइम पे वसूल करते हैं ना, एज उसे हम क्या बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। अब जनरली आपके पास सब्सक्रिप्शन आ गई तो अब इसकी एंट्री क्या करते हो, आपने जैसे देखा है ना, कैश बुक आपने जब बनाई थी, या जनरल एंट्री आप कैसे करते हो इसकी, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अब देखो टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, अब इसकी जब आप लेजर एंट्री करोगे एज अ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, तो कैसे करोगे, ध्यान देना। देखो ये आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, यहां आप लिखते हो रिसिप्ट, यहां अमाउंट, ये पेमेंट और ये अमाउंट। अब देखो सबसे पहले ध्यान देना, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट ये एज इट इज कैश बुक के जैसा है, लेकिन इसमें डिफरेंट इतना है कि देखो कैश बुक में आप क्या करते हो, जो भी एंट्री करते हो क्रॉनिकली ऑर्डर में करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको सब्सक्रिप्शन मिली 1 तारीख को, तो आप 1 तारीख को एंट्री करोगे, ठीक है। 5 तारीख को मिली 5 तारीख को करोगे, 10 तारीख को मिली 10 तारीख को करोगे। एज अ कैश बुक में आप क्या करते हो, टोटल एंट्रीज आप दिखाते हो। लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या होता है कि पूरे साल में आपको जितनी बार सब्सक्रिप्शन मिली है, वो अमाउंट चाहे लाखों में हो चाहे करोड़ में हो, आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या करोगे, सब्सक्रिप्शन लिख के उसका टोटल अमाउंट लिखोगे। अब ध्यान देना, देखो कैश बुक जनरली आप जो बनाते हो वो एज इसके लिए बनाते हो, और उसमें सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो, जो भी आपने खर्चा किया है, जो भी आपने पेमेंट किया है, या फिर आपको जो भी रिसिप्ट मिली है,
तो इस बात का ध्यान देना, इसमें जो आएगी इसमें होल अमाउंट आ जाएगी। तो यहाँ पे जो इसकी जनरली देखो ये आपका यहाँ पे क्या होगा, डेबिट और ये क्रेडिट। एंड इसको यहाँ पे आप देखो जनरल, एक बात बता देता हूँ, इसमें आप कौन से अकाउंट के रूल फॉलो करोगे, रियल अकाउंट के। क्या बताता है रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब जो भी आपको इनकम यहाँ आएगा वो आप डेबिट साइड में लिखना, एंड जो इनकम आप पे करोगे उसको आप यहाँ पे क्या बोलोगे, जो भी एक्सपेंडिचर करोगे उसको क्या बोलोगे, एज अ क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो वो साइड में चले जाएगा। तो ठीक है, अब देखो इसकी एंट्री कैसे करोगे, अब ध्यान देना। अब ये हमारा यहाँ पे रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट, तो आपके पास अभी सब्सक्रिप्शन क्या हुई, आ गया, पैसा आ गया ना। तो यहाँ पे क्या करोगे, टू, सबसे पहले यहाँ पे लास्ट ईयर का कुछ बैलेंस होगा, उसको बैलेंस बीडी आ जाएगा यहाँ। फिर यहाँ पे लिखोगे टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अब देखो ये जो अमाउंट होगा यहाँ पे ये अमाउंट लिख लोगे, ठीक है। अब इसके बाद में जब आप रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट को लेकर, ये आपको जनरली प्रॉब्लम है, आपको दिया रहता है, आपको क्वेश्चन में दिया रहता है, लेकिन आप जब इससे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हो तो देखो उसकी पोस्टिंग कैसे करते हो, ध्यान देना। ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब मुझे सबसे पहले एक बात बताओ, जनरल एंट्री में क्या होता है, अगर एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा क्या होता है, क्रेडिट होता है। वैसे ही आपने लेजरिंग देखा, लेजरिंग में भी आप क्या करते हो, एक को डेबिट करते हो तो एज ए डेबिट साइड में लिखते हो, तो दूसरा कहाँ लिखते हो, क्रेडिट साइड में लिखते हो, ठीक है। और उसके बाद में देखो आपको ये भी बता देता हूँ, यहाँ पे आपकी ये इनकम साइड होगी, ये इनकम अमाउंट, एक्सपेंडिचर और ये अमाउंट, इस बात पे ध्यान देना अच्छे से, ठीक है। इससे पहले जैसे अभी आपके सिलेबस में है कि नहीं है, एक पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट भी एक अकाउंटिंग का आता है। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या होता था, टोटल कैश ट्रांजेक्शंस, कैश जितना आया है बिजनेस में, कैश जितना गया, और उसी तरीके से आपने कैश बुक बनाया, कैश बुक में भी आप ऐसे ट्रांजेक्शन करते थे। तो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में भी आपको ओनली वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने हैं जो कैश से होती है, एज इसमें क्रेडिट ट्रांजेक्शन का कोई मतलब नहीं है, ध्यान देना। उससे पहले देखो यहाँ पे और एक बात बता देता हूँ, जब आपने फाइनल अकाउंट देखा होगा तो फाइनल अकाउंट में देखो जो आपको, देखो ध्यान देना, ये आप ट्रायल बैलेंस यहाँ पे बनाते हो, या आपने ट्रायल बैलेंस बनाया। अभी कोई टर्म्स होती है जिसका डेबिट बैलेंस होता है, किसी का यहाँ पे क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। अब मुझे सबसे पहले एक बात बताओ, डेबिट आपके लिए क्या होता है, खर्चा होता है, आपने जितना भी खर्चे किए। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बोलता हूँ, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने भरा, इलेक्ट्रिक बिल आपने भरा यहाँ पर, तो इसका डेबिट बैलेंस आएगा। लेकिन अगर आपके पास बिल्डिंग है तो आपके लिए खर्चा है क्या, वो जब परचेज की थी तब खर्चा हुआ, जैसे लास्ट ईयर परचेज की थी, लेकिन इस साल में आपका खर्चा है क्या, नहीं। तो कभी भी याद रखना, डेबिट बैलेंस कभी भी दो चीज़ों में हो सकते हैं, एक तो आपका खर्चा, दूसरी आपकी असेट्स, ठीक है। उसी तरीके से क्रेडिट जो होता है ये आपके लिए इनकम होता है, एक इनकम होता है, और दूसरा क्या होता है उसके लिए लायबिलिटी। क्योंकि देखो क्या होता है, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आपको कमीशन मिली, तो कमीशन आपके लिए यहाँ पे क्या हुआ, कमीशन आपके लिए क्या हुआ, यहाँ पे इनकम हुआ। लेकिन आपके क्रेडिटर्स, मैं यहाँ पे बोलता हूँ, या फिर बिल्स पेबल, देखो क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल हो गया, इनका भी तो आपने जनरली देखा ना, जैसे आपने फाइनल अकाउंट किया तो उसमें देखा ना भाई, इनका क्रेडिट बैलेंस रहता था, हम लायबिलिटी साइड में लिखते थे। तो उसको लायबिलिटी में क्यों लिखते हो, देखो अगर क्रेडिटर्स सामने वाला, अगर हम उससे कुछ लेते हैं, अगर हमने सामने वाले पर्सन से कुछ परचेज किया तो उसके बाद में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बढ़ती है, सामने वाले को पेमेंट करना। तो ध्यान देना, लायबिलिटी देखो, क्रेडिट बैलेंस कभी भी दो चीजों का आएगा, एक तो नहीं तो आपका इनकम, नहीं तो एक आपका क्या आएगा वहां पर लायबिलिटीज आएगा, इस बात पे ध्यान देना, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पर जैसे ये सब्सक्रिप्शन हुआ, अब ये यहाँ डेबिट साइड में आया, तो इसका दूसरा इफेक्ट क्या होगा, यहाँ पे क्रेडिट साइड में, ये आपकी डेबिट, ये यहाँ क्रेडिट। यहाँ पे क्या करोगे, बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ठीक है, जो अमाउंट होगा वो अमाउंट लिख लेना, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ सेकंड टर्म इसमें आता है डोनेशन। अब देखो डोनेशन, अगर जनरली आपको डोनेशन मिलती है तो आप उसकी डायरेक्टली यहाँ पे एंट्री करते हो, क्या एंट्री करते हो, कैश अकाउंट डेबिट टू डोनेशन अकाउंट। लेकिन देखिए, अगर आपको डोनेशन किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला हो, ध्यान देना, जैसे हम देखो यहाँ पे इसको दो टर्म्स को निकालते, देखो एक ये बताया मैंने, जैसे आपको जनरल डोनेशन मिल गई, कोई उस पर टर्म्स और कंडीशन नहीं दिया, तो आप डायरेक्टली एंट्री करोगे कैश अकाउंट डेबिट टू डोनेशन अकाउंट, और यहाँ डोनेशन लिखोगे और दूसरा इफेक्ट यहाँ पे क्रेडिट साइड में दिखाओगे बाय डोनेशन करके। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम में डोनेशन किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया है,
आपको प्रॉब्लम में लिख के देगा, जैसे आपकी रिसिप्ट साइड में यहाँ डोनेशन लिख के आएगा तो ब्रैकेट में लिख के आएगा फॉर बिल्डिंग फंड, ठीक है, फॉर एजुकेशन फंड। तो एक बात कभी भी याद रखना, अगर कोई भी इनकम आपको किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला तो वो आपके लिए इनकम नेचर नहीं हुआ, वो क्या होगा, वो आपके लिए लायबिलिटी होगी। अब देखो इसके लिए जनरली एक आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि आपके पॉकेट में आपको आपके पापा ने कुछ पैसे दिए, आपको कुछ पैसे दिए एज ए 100 रुपये आपको दिए और बोला कि ये तुम्हारी पॉकेट मनी है, तुम्हें जैसा खर्च करना है वैसे खर्चा करो। तो वो आपके लिए क्या हुआ, वो आपके लिए यहाँ पर इनकम हुआ। लेकिन अगर आपको पापा ने 100 रुपये आपके खर्चे के लिए दिए और एज अ 200 रुपीज़ किसी चीज़ को खरीद लाने के लिए दिया, तो आपको वहाँ पे क्या आपके लिए टोटल इनकम होगा क्या? नहीं, क्यों, आपको वो 200 किसी न किसी को पे कर वो चीज़ घर पे खरीद के लेके जानी है। बाकी जो 100 रुपीज़ जो आपका है वो आपके लिए इनकम हुआ। तो इस बात पे ध्यान देना, अगर कोई भी इनकम अगर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया हो तो यहाँ पे वो क्या बनती है, लायबिलिटी बनती है। और एज लायबिलिटी बन गई तो आपके लिए क्या करना है, वो आपको क्या करना पड़ता है, पर्टिकुलर ऐड करना पड़ता है। ऐड इन कहाँ करोगे, ऐड इन पर्टिकुलर फंड जो वहां पे दिया हो, पर्टिकुलर क्या आएगा, फंड, और ये कहाँ आएगा, लायबिलिटीज में, ठीक है, इस बात पे ध्यान देना। लेकिन ये दोनों चीजें कहाँ दी रहेगी आपको, एज अ रिसिप्ट साइड में। उसके नीचे कंडीशन लिख के देते हैं, अगर कंडीशन नहीं दिए तो डायरेक्टली कर देना। तो यहाँ पे क्या करोगे, टू डोनेशन अकाउंट, ये आपकी अमाउंट, इसका सेकंड इफेक्ट देखो, ये डेबिट हुआ तो यहाँ पे क्या आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा बाय डोनेशन, इसकी अमाउंट यहाँ पे लिख लोगे, ठीक है। अब देखो इसके बाद में एक आता है, थर्ड इसमें टर्म आता है लेगेसीज, इसका सिमिलर है। अब देखो ध्यान देना, देखो लेगेसीज का मतलब क्या होता है, लेगेसीज का मतलब होता है वसीयत। ऐसे ये दोनों इक्वल टर्म है, लेकिन देखो लेगेसीज की जो अमाउंट होती है ये अनसर्टेन होती है। देखो क्या होता है, कोई बिजनेसमैन होता है, वो ऐसे वसीयत लिख के जाता है कि मेरे मरने के बाद या मेरे स्वर्गवास के बाद मेरा जो पर्टिकुलर जो भी मेरी प्रॉपर्टी है उसका कुछ पार्ट एज किसी संस्था में दान कर देना, एज किसी मंदिर में कर देना, किसी गुरुद्वारे में कर देना। तो एज ये क्या हुआ, ये एज एनपीओ के लिए जो आप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हो वो इनके लिए एक इनकम हुआ। लेकिन ये क्या होता है, ये अनसर्टेन होता है। तो इसमें देखो यहाँ पे जनरली आपके बुक में लेगेसीज की अमाउंट को डायरेक्टली कैपिटलाइज किया है। कैपिटलाइज करने का मतलब क्या होता है, आपका जो कैपिटल फंड होगा उसमें प्लस कर देना, ध्यान देना। देखो लेकिन मैं यहाँ पे मानता हूँ अगर आपको सिंपल अमाउंट दिया हो, सादा स्मॉल अमाउंट दिया हो, जैसे देखो ध्यान देना, डोनेशन होता है, डोनेशन ही जीते जी होता है, जैसे मैं किसी मंदिर में गया दान दे के आ गया। लेकिन लेगेसीज जो ये चीजें ये मरने के बाद में मिलती है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई बड़ा एक बिजनेसमैन हो जिसकी कोई संतान ही नहीं हो, तो ऐसे वो क्या करेगा, वो सीधा बोल देगा ऐसे अभी जब तक मैं जिंदा हूँ तो ऐसे ये जो पैसा है वो मेरे काम में आएगा क्योंकि मेरे को अच्छे से जीना है, लेकिन मेरे जाने के बाद में मेरी पूरा धन जो है वो किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल में दान कर देना। तो ऐसे इसकी जो अमाउंट होगी ये लमसम भी हो सकती है। तो देखो अगर आपको यहाँ पे स्मॉल अमाउंट दिया हो तो ऐसे वो आप क्या करोगे, अपने इनकम साइड में लिखना। लेकिन यहाँ पे अगर आपको बिग अमाउंट दिए तो आप डायरेक्टली उसको क्या करना, एज अ कैपिटल फंड में ऐड कर देना। तो इसकी जनरल एंट्री आप कैसे करते हो, कैश अकाउंट डेबिट टू लेगेसीज अकाउंट। अब इसमें भी आपको एक बात पता होना चाहिए। देखो ये लेगेसीज की भी जो एंट्री आएगी ना वो जनरली यही आएगी, ध्यान देना, टू लेगेसीज अकाउंट। देखो इसकी अमाउंट यहाँ पे लिखोगे एंड सेकंड इसमें देखना। अब आपको कैसे पता चलेगा कि स्मॉल अमाउंट है कि बिग अमाउंट है, तो इसको बेटा आपको कंपेयर करना है, क्योंकि देखो पूरे प्रॉब्लम्स में जो अमाउंट दिए इनके बीच में का अगर कोई ऐसा अमाउंट है, जैसे फॉर एग्जांपल पूरे प्रॉब्लम में जो अमाउंट्स वगैरह दिए, जैसे सब्सक्रिप्शन हो गया, डोनेशन हो गया, एंट्रेंस फीस हो गया, इसकी अमाउंट समझो 10,000 के इनर में दियो और लेगेसीज की अमाउंट भी समझो उतनी दिए हैं, तो आप इनकम मानो। अगर है जो उनको कंपेयर करते समय आपको पता चलता है, ये तो आप खुद कॉमन सेंस की बात है, अगर बिग अमाउंट दिए तो उसको डायरेक्टली आपको क्या करना है, कैपिटल फंड में ऐड कर देना है। तो देखो इसको यहाँ पे क्या करोगे, इसकी सेकंड एंट्री यहाँ आ जाएगी। थर्ड में देखो क्या, बाय लेगेसीज, जो अमाउंट होगी वो यहाँ पे अमाउंट लिख देना। लेकिन अगर बिग अमाउंट दिए तो आपको क्या करना है, ये कैपिटल फंड में ऐड करना है। क्या करोगे, ऐड इन कैपिटल फंड, ऐड इन कैपिटल। यहाँ पे लेगेसीज का अमाउंट जो बिग अमाउंट होगा इसको क्या करोगे, कैपिटल फंड में ऐड कर दोगे। अब इसको कैपिटल फंड क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो
जो आप देखो जो भी इसमें आप पैसा लगाते हो वो एज आपके बिजनेस के लिए एक फंड का अमाउंट हुआ, क्योंकि इसके ऊपर ना ही किसी को जो दान करने वाला रहता है, ना ही इसके ऊपर किसी को रिटर्न मिलता है, ना ही कोई प्रकार का डिविडेंड मिलता है। ठीक है, तो एज इसके लिए उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे कैपिटल फंड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें टर्म आता है जिसे बोला जाए तो एंट्रांस फीस। ध्यान देना, देखो एंट्रांस फीस या फिर इसको बोलते हैं हम एडमिशन फीस। अब ध्यान देना यहाँ पर थोड़ा। अब जनरली आप देखो क्या करते हो, इसकी एंट्री क्या करोगे यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट टू एडमिशन फीस अकाउंट या फिर एंट्रांस फीस अकाउंट, जो भी होगा। ध्यान देना, अभी देखो अगर जनरली ये भी इसकी एंट्री कैसे करोगे, यहाँ पे करोगे, क्या करोगे, टू एडमिशन अकाउंट, यहाँ से इधर जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, बाय एडमिशन अकाउंट, एडमिशन फीस अकाउंट। ठीक है ना। लेकिन देखो बेटा, अगर आपको जनरली ऐसे एडमिशन की अमाउंट दे दी, उसके ऊपर कोई भी कंडीशन नहीं लगा के दी, आप डायरेक्टली यहाँ से पोस्टिंग यहाँ पे कर देना। लेकिन अगर आपको देखो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक प्रकार की, ये हो गया इसका वन एज अ सेकंड टाइप, अगर कोई स्पेसिफिक दिया हो, स्पेसिफिक करके दिया हो, मैंने आपको फर्स्ट ही बोला, अगर कोई भी इसमें फंड आए और वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए आए तो वो क्या हो जाती है, हमारे लिए लायबिलिटी हो जाती है। एंड कभी भी याद रखना, अगर इनकम के ऊपर कोई भी कंडीशंस इसमें लगा के दिया तो आपके लिए क्या बन जाएगा, लायबिलिटी बन जाएगा। आपको जनरली प्रॉब्लम में दिया जाता है कि 50% या फिर 25% कैपिटलाइज करो मतलब क्या करोगे, कैपिटल फंड में इसको ऐड कर दोगे। लेकिन ये कब करना है, जब बोला रहेगा, अपने मन से मत करना। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसमें अगला एक टर्म आता है सन्ड्री रिसिप्ट का, सन्ड्री रिसिप्ट। अब इसमें आप क्या करते हो, जैसे आपने कोई ओल्ड न्यूज़पेपर बेचे, ठीक है, या फिर ग्रास वगैरह जो भी कूड़ा कचरा जो भी होगा आपने बेचे है, तो आपके लिए जनरली क्या हुआ, एक प्रकार की रिसिप्ट हुई। तो इसकी भी एंट्री क्या करते हो, कैश अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री रिसिप्ट अकाउंट। इसकी भी यहाँ पे देखो क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री रिसिप्ट अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे ये एंट्री करोगे। उसके बाद में आपको यहाँ पे देखो कोई ग्रांट मिलता है, आप जब ऐसी कोई संस्था चलाते हो तो एज अदर एनजीओ या फिर गवर्नमेंट भी आपको मदद करती है, तो ग्रांट अगर भी आपको यहाँ पे मिला तो ऐसा देखना, ध्यान देना, इसके भी यहाँ पे दो कंडीशंस आएंगी बेटा। अगर पर्टिकुलर जनरली से ग्रांट की अमाउंट दे दी यहाँ पर, तो ग्रांट करके दिया तो उसको कैश अकाउंट डेबिट टू क्या करोगे, टू ग्रांट अकाउंट। ठीक है, अगर एग्जाम्पल पर्टिकुलर ये ग्रांट किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया हो, एज एजुकेशन पर्पस के लिए दिया है या फिर बिल्डिंग फंड के वगैरह किसके लिए दिया है, तो फिर उसको क्या करोगे, ऐड कर लोगे। ठीक है, इसको क्या करोगे, ऐड करोगे, ऐड इन पर्टिकुलर फंड। ठीक है, और इसमें आगे आता है लाइफ मेंबरशिप फीस। नेक्स्ट टर्म आता है इसमें, ऐसा कितने हो गए, 58। 6 नंबर का यहाँ पे आता है इसमें हमने क्या बोला, लाइफ मेंबरशिप फीस। देखो लाइफ मेंबरशिप फीस, यहाँ जगह नहीं इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ लाइफ मेंबरशिप फीस। अब देखो लाइफ मेंबरशिप फीस ये है ना, लमसम अमाउंट रहता है कंपेयर टू मेंबरशिप फीस से। क्योंकि देखो मेंबरशिप फीस जो है वो ऐसे जैसे मेंबर आपके पास आते जाएंगे, आपके पास वो अमाउंट रिसीव होता जाएगा। लेकिन लाइफ मेंबरशिप फीस ये क्या होता है, इसको आप क्या करते हो, ये आपको जनरली बिजनेस की लाइफ में एज एक साथ वो सामने वाला पर्सन क्या करते हैं, एक साथ वो अमाउंट वहाँ पे कर देते हैं। तो जनरली ये जो अमाउंट होती है ना, ये आपको क्या करनी पड़ती है, ऐड करनी पड़ती है कैपिटल फंड में, ऐड इन कैपिटल फंड। ठीक है, देखो और भी इसके आगे टर्म्स वगैरह होगी, जैसे इंडोमेंट फंड वगैरह जो भी रहता है, जब हम प्रॉब्लम को देखेंगे तो हम वो भी वहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। तो देखो आज हमने यहाँ पे क्या देखा, पर्टिकुलर हमने ये देखा कि एनजीओ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, उसमें आपको मैंने बताया यहाँ पे इनकम के जो यूनिक नेचर रहते हैं वो बताया। बाकी एक्सपेंसेस को आप डायरेक्टली यहाँ पे करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने सैलरी पेड की तो यहाँ पे सैलरी लिखोगे, सैलरी कैसे स्टाफ वगैरह को आपने कुछ दिया है या रेम्यूनरेशन वगैरह दिया है तो आप यहाँ पे लिखोगे, उसकी यहाँ पे फिर ये देखो, ये इसको इरेज कर देता मैं, यहाँ पे क्रेडिट साइड, तो यहाँ पे क्या होगा, ये डेबिट साइड में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो उसके बाद में ध्यान देना, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे फर्नीचर परचेस किया है, फर्नीचर को परचेस किया मतलब आपने यहाँ पे क्या किया, खर्चा तो किया है ना, लेकिन फर्नीचर ये एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, तो ये कहाँ आएगा, डायरेक्टली बैलेंस शीट में। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया डेबिट बैलेंस कभी भी दो चीज़ों का होता है, एक नहीं तो आपके एक्सपेंसेस, नहीं तो आपकी असेट्स। एंड क्रेडिट बैलेंस दो चीज़ों का होता है, कौन सी, एक नहीं तो आपकी लायबिलिटी, नहीं तो आपका एक इनकम। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर प्रॉब्लम देखेंगे। ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ। थैंक यू क्लास।